नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूँ एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साउथ दिल्ली में चला रहा हूँ। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुझसे बोलते हैं या पूछते हैं कि कैसे आपने ये हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल खोलने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, कौन सी मैन पावर चाहिए होती है, कैसे वो लाइसेंसेस मिलते हैं और आप एक हॉस्पिटल को कैसे प्रॉफिटेबली चला सकते हो। तो आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बताऊंगा, कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं और उनके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो बताऊंगा। तो किसी भी हॉस्पिटल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है लैंड। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अपनी सारी लैंड्स को अलग अलग यूज के हिसाब से सेग्रीगेट करा हुआ है। कुछ जो लैंड होती है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड होती है और कुछ मिक्स लैंड यूज होती है। तो आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे भी हॉस्पिटल ऐसे खोल नहीं सकते। हॉस्पिटल खोलने के लिए जो आपका प्लॉट है, जो यूज है लैंड का, वो हॉस्पिटल यूज होना चाहिए। हॉस्पिटल यूज होने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट को आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे। जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं वो आप उनको हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, मिक्स लैंड यूज को आप हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है फायर एनओसी की, जो कि फायर क्लियरेंस होती है। फायर क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016, एनी बिल्डिंग विच इज मोर देन 9 मीटर्स इन हाइट, उसके लिए आपको फायर एनओसी चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फ्लोर जो किसी भी हॉस्पिटल का होता है या किसी भी बिल्डिंग का होता है नॉर्मली 4.5 मीटर का होता है और 2 फ्लोर 9 मीटर्स के होते हैं। तो ग्राउंड और फर्स्ट तक आप बना सकते हैं 9 मीटर तक, उसके ऊपर आपको फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो जब हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आर्किटेक्ट्स या बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स आपको नहीं बताएंगे, जो कि फायर के नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए। जो फायर के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से जो रूल्स होते हैं वो होते हैं कि 2 मीटर के 2 स्टेयरकेस बेसमेंट से लेके टेरेस तक, सारे जो पेशेंट रूम्स हैं उनके जो डोर्स होते हैं दे शुड बी एटलीस्ट 4 फीट वाइड, जो कॉरिडोर्स होते हैं वो 2.4 मीटर्स के होने चाहिए। तो इसका जो प्रोसेस होता है कि आप बिल्डिंग को बनाने से पहले आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनवाइए। जो ड्राइंग है उसको आप दिल्ली हेल्थ सर्विसेज यानी कि DHS, जो आपको हॉस्पिटल चलाने का लाइसेंस देगा, उसको सबमिट करिए। वो आपके ड्राइंग को दिल्ली फायर सर्विसेज में फॉरवर्ड करेंगे। दिल्ली फायर सर्विसेज आपको ड्राइंग के आधार पे गाइडलाइंस इशू करेंगे कि इन गाइडलाइंस के हिसाब से हॉस्पिटल बनाइए। अगर उन गाइडलाइंस के हिसाब से हॉस्पिटल बनेगा तो आपको हॉस्पिटल में फायर एनओसी मिल जाएगी। नहीं तो हॉस्पिटल बनाने के बाद अगर आपने फायर एनओसी के लिए अप्लाई करा तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको हॉस्पिटल रिजेक्ट हो जाएगा और फायर एनओसी ग्रांट नहीं होगी। जो दिल्ली फायर सर्विसेज का ऑफिस है वो दिल्ली में हेड ऑफिस 12 खंबा रोड पे है। वहाँ पे जो चीफ हैं, जो डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विसेज के, वो फायर एनओसी इशू करते हैं। तो अगर आपने फायर एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया और हॉस्पिटल आपका बन गया एज पर द प्लान, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का लाइसेंस लेना। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिल्ली नर्सिंग होम सेल है, जिसको DHS भी बोला जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कड़कड़डूमा में है। वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन में जो सारे डॉक्टर्स हैं आपके नर्सिंग होम में, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, जनरल सर्जन, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। वो सारे डॉक्टर्स BMC वेरीफाइड होने चाहिए, उनका दिल्ली मेडिकल काउंसिल होना चाहिए। हर एक हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से नर्सेज होनी चाहिए। तो साथ में एप्लीकेशन के नर्सिंग काउंसिल का क्वालिफिकेशन भी लगता है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट भी लगता है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं और नर्सिंग होम के ओनर्स हैं जिन्होंने ऐसी नर्सेज हायर करी होती हैं जिनके पास दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता। वो नर्सेज ऑफिशियली आपके नर्सिंग स्टाफ में काउंट नहीं की जाएगी और आपको नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन लेने में और NABH लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा एडवाइस ये है कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नर्सेज को ही हायर करें। थर्ड, कि आपका जो हॉस्पिटल है उसमें एक सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो। आपके जो पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए वो या तो इन हाउस होनी चाहिए या आउटसोर्स होनी चाहिए। अगर वो आउटसोर्स्ड है तो आउटसोर्स होने का अग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। सिमिलरली ब्लड बैंक आपके पास या तो इन हाउस होना चाहिए, आउटसोर्स होना चाहिए, और ब्लड बैंक के साथ MOU की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। एम्बुलेंस आपके पास इन हाउस होनी चाहिए, आउटसोर्स होनी चाहिए, और आउटसोर्स होने का अग्रीमेंट होना चाहिए। जो आपके पास ऑपरेशन थिएटर है, ICU है, नियोनेटल ICU है, उनमें 24 आवर्स पावर बैकअप होना चाहिए और साथ में इन्वर्टर्स या फिर बैटरी बैकअप होना चाहिए जो कि 12 घंटे तक चले। उसके अलावा आपके पास राउंड द क्लॉक एटलीस्ट MBBS डॉक्टर्स जो कि रेजिडेंट का काम करते हैं वो होने चाहिए। इन सब डॉक्टर्स के, नर्सेस के, पैरामेडिकल स्टाफ के
आपके जो पेपर्स हैं वो दिल्ली नर्सिंग होम सेल में जाते हैं, वो लोग फिर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वो पूरा नर्सिंग होम स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस ग्रांट करते हैं। जो मैंने सीखा इस प्रोसेस में वो ये था कि अगर जनरल वार्ड भी बनाते हैं आप, तो एक बेड और दूसरे बेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट शुड बी एटलीस्ट 4.5 फीट। जो हाइट होती है जनरल वार्ड की दैट शुड बी एटलीस्ट 7 फीट। आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल लाइन से या फिर सिलेंडर की मदद से भी आ सकता है। जब आपको नर्सिंग होम लाइसेंस मिल जाता है तो वो उस नर्सिंग होम लाइसेंस में ये मेंशन करते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो आप सोचें कि आप आईसीयू भी बना लेंगे, ऑपरेशन थिएटर भी बना लेंगे, लेबर रूम भी बना लेंगे, और आपके पास सारी एसेंशियल चीजें यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर्स, एडिक्वेट स्टाफ नहीं होगा तो वो आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं करेंगे। वो नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से लाइसेंस ग्रांट करते हैं और आपकी फैसिलिटी के हिसाब से आपको परमिशन देते हैं कि आप क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इनसफिशिएंट फैसिलिटीज है तो आपको सिर्फ डे केयर का लाइसेंस मिलेगा। अगर आपके पास सफिशिएंट फैसिलिटीज है बट जो इंस्पेक्टर है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप आईसीयू, नर्सरी और ओटी चला सकते हैं तो उसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर ये लाइसेंस आपको मिल जाता है तो उसके बाद जो ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स, उसके लिए आपको पीएनडीटी लाइसेंस लेना होता है। पीएनडीटी लाइसेंस जो उस एरिया का पीएनडीटी ऑफिस है वहां से मिलता है। उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड मशीन पहले परचेज करनी होती है। जो रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है उसको पहले आपको उसके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे भेजने होते हैं। उसके बाद वो लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं, वो आपका पीसीपीएनडीटी का रूम देखते हैं। वहाँ पे जो ब्लू बोर्ड होता है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते ऐसा लिखा होता है वो डिस्प्लेड होना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर डिस्प्लेड होता है, एक अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर डिस्प्लेड होता है और एक सेंटर के बाहर डिस्प्लेड होता है ऐसा वाला बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड डिस्प्लेड होने चाहिए, उसके बाद आपको पीएनडीटी लाइसेंस मिलता है। सिमिलरली एमटीपी लाइसेंस लेने के लिए भी वो लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं, जिसमें एमटीपी करने के लिए जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी डिस्पोजेबल है वो होना चाहिए। क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद ही आपको लाइसेंस ग्रांट होता है। ऐसे ही अगर आपको एक्सरे मशीन लगानी है अपने हॉस्पिटल में तो एक एक्सरे रूम होता है। एक्सरे रूम की जो वॉल्स होती हैं वो लेड शील्ड से शील्डेड होती हैं ताकि जो एक्सरे की रेज है वो उससे बाहर ना जाए। जो एक्सरे मशीन होती है उसको आपको खरीदने के लिए एक AERB लाइसेंस होता है जो कि एक्सरे मशीन वाले ही आपको प्रोक्योर करके देते हैं। AERB लाइसेंस लेने के लिए भी आपके रूम की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो एक स्टैंडर्ड मीट करनी चाहिए। द रूम शुड बी एटलीस्ट 10 बाय 7 फीट, 10 फुट बाय 7 फुट का कमरा होना चाहिए। एमटीपी लाइसेंस, एक्सरे लाइसेंस, पीएनडीटी लाइसेंस, नर्सिंग होम लाइसेंस। उसके बाद एक लाइसेंस होता है जिसको कहते हैं DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस। ये लेने के लिए आपके जो मिनिमल नॉर्म्स हैं वो पूरे होने चाहिए। जो वेस्ट है वो सेग्रीगेटेड होता है इनटू रेड, येलो, ब्लैक एंड ब्लू बैग्स। उसका एक DPCC के अकॉर्डिंग एक एरिया होता है जो वेस्ट डिस्पोजल एरिया होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हर एक कलर के डस्टबिन का अलग रूम होता है। रेड कलर के जो वेस्ट होता है उसका एक अलग रूम होता है, येलो का वेस्ट का अलग रूम होता है, ब्लैक का अलग होता है एंड सिमिलरली ब्लू का अलग होता है। इसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल में फार्मेसी खोलनी है तो यू विल नीड अ ड्रग लाइसेंस। जो ड्रग लाइसेंस होता है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपको देता है। उसके लिए आपको एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट चाहिए होता है। फार्मेसी का एक एलोकेटेड एरिया चाहिए होता है। फार्मेसी का जो एलोकेटेड एरिया होता है उसका मैप लेकर आप इनके पास, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो आके आपके एरिया पे इंस्पेक्शन करते हैं। जो फार्मेसी होती है आपकी, इट हैज टू बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू NABH नॉर्म्स। जो नॉर्म्स हैं उसमें हाई रिस्क मेडिसिन, लो रिस्क मेडिसिन, सिमिलर साउंडिंग मेडिसिन, सिमिलर लुकिंग मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारा कुछ सेग्रीगेटेड होता है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर लगा होता है जिसमें आपकी इन्वेंट्री मेंटेन होती है। ये सब देख के जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो आपको ड्रग्स परचेज करने का और सेल करने का लाइसेंस देता है। इसके बाद जो आपका नर्सिंग होम होता है, इट शुड बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होगी तभी उसका बैंक अकाउंट खुलेगा। बैंक अकाउंट खुलेगा तभी वो आगे आपको इजी रहेगा इसमें सारे डॉक्टर्स को पेमेंट देने में और उनका टैक्स जमा करने में। इसके बाद आफ्टर PNDT, MTP, AERB, pharmacy license and nursing home license, the next license that you would want to take is NABH. NABH एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है उसको लेना और मैंडेटरी है सारे हॉस्पिटल्स को, बिकॉज NABH के बिना आपको गवर्नमेंट पैनल्स और प्राइवेट पैनल्स नहीं मिलेंगे। तो NABH की बुक आती है विच इज द 21st एडिशन, जिसके अकॉर्डिंग उसमें 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें फार्मेसी आ गया, आपका HR आ गया, ड्रग्स का आ गया, ऑपरेशन थिएटर का आ गया, रूम्स का आ गया, जो कि एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। तो ये लाइसेंसेस लेने के बाद आप अपने हॉस्पिटल को मार्केट कर सकते हैं, लीगली हॉस्पिटल को चला सकते हैं। और एडिशनली जो भी मैन पावर होती है उसको हायर करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। जो नर्सेज होती है उनका इंटरव्यू लेके उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। HR हायर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये देख पाते हैं कि नर्सेज की
सैलरी कितनी होनी चाहिए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ की सैलरी कितनी होनी चाहिए, ओटी टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होनी चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन की सैलरी, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की सैलरी, रिसेप्शनिस्ट की सैलरी, हाउस कीपिंग की सैलरी. सो रनिंग अ हॉस्पिटल और अ नर्सिंग होम इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, एंड टू स्टार्ट अ नर्सिंग होम एंड टू कम टिल हियर इज ऑल्सो अ लॉन्ग जर्नी. और मैं चाहूंगा आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने करी. तो आप लोगों के कोई भी सवाल हो नर्सिंग होम खोलने से लेके नर्सिंग होम को चलाने तक, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.